आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गोधरा के पंचमहल में दशहरे पर बुलडोजर कार्रवाई, असामाजिक तत्वों के अवैध कब्जे ढाए गए। बुलडोजर एक्शन पर ओवैसी ने दिलाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की याद। संभल में तालाब पर बनी अवैध मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन, पूरा इलाका छावनी में तब्दील, पुलिस बल तैनात। तेजस्वी यादव के ट्वीट पर जेडीयू का पलटवार, राजीव रंजन बोले बिहार बदल चुका है, जनता बहकावे में नहीं आएगी। पीओके में बवाल और बढ़ा, सेना में टकराव में 12 नागरिकों की मौत। रूस ने भारत को दिया धोखा, मना करने के बावजूद पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन। अब समाचार विस्तार से। पंचमहल जिले के गोधरा में विजयदशमी के अवसर पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। ये कार्रवाई शहर के नागा तलावड़ी क्षेत्र में की गई, जहां पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में कुल 33 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने इस दौरान 5 जेसीबी मशीनों की मदद से सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मकान ढहा दिए। आपको मालूम है कि आज विजयादशमी का त्योहार है। विजयादशमी का त्योहार जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का एक प्रतीक है। तो अभी हम नागा तलावड़ी विस्तार में है, गोधरा टाउन के। उसमें जो असामाजिक प्रवृत्ति करने वाले और असामाजिक प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए जो लोग थे, उनकी टोटल 35 प्रॉपर्टी है। उसमें 33 जो है वो प्रॉपर्टी है और जो खाली प्लॉट थे उनके ऊपर अभी कार्यवाही चल रही है। उसमें सरकार की विविध एजेंसियां, जैसे उनका म्यूनिसिपालिटीज है, डीएलआर की जो टीम है, रेवेन्यू की जो टीम है, उनके सिवाय एमजीवीसीएल की जो टीम है, हेल्थ डिपार्टमेंट की जो टीम है, ताकि इस डिमोलिशन के दौरान कुछ भी दिक्कतें ना आए, इसलिए जीबी की टीम भी हमारे साथ मौजूद है। किसी को कुछ भी हेल्थ का प्रॉब्लम आता है तो हमारे साथ हेल्थ की टीम भी है। हम किसी लोगों को हैरान नहीं करना चाहते हैं और हम आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी लोग असामाजिक प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए हैं तो वो अपनी प्रवृत्तियां जल्द से जल्द बंद कर दे, वरना हम उनके घर में घुस के उनको खिलाफ कार्यवाही करने की पूरी कार्यवाही करेंगे। अभी हमारे वहाँ 11 पीआई, 4 डीवाईएसपी है, हमारे सब इंस्पेक्टर 40 के आसपास है और टोटल 900 के आसपास हमारी पुलिस है। तो टोटल हमारे पास 1000 लोगों की टीम यहाँ पर मौजूद है। उसके सिवा एमजीवीसीएल है, उनका सिवा म्यूनिसिपालिटीज है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वगैरह भी है, सब यहाँ पर मौजूद है। पूरा यहाँ पर अच्छी तरह से बंदोबस्त अभी चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है और पूरा डिमोलिशन आज खत्म हो जाएगा। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि आरएसएस ने आज़ादी से पहले देश को धोखा दिया, आज़ादी के बाद उन्होंने देश को बांटने का काम किया। आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। पटेल जी ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। नेहरू जी उदारवादी थे, इसलिए वे बचे रहे। इसके अलावा वे हमेशा हिंदू मुस्लिम संघर्ष में शामिल रहते हैं। उन्होंने 2 राष्ट्र सिद्धांत दिया और 52 वर्षों तक उन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को नहीं अपनाया, इसीलिए आज इस आतंकवादी संगठन की शताब्दी मनाई जा रही है। देखिए, आदतन प्रधानमंत्री ये झूठ बोलते हैं। 1929-30 की बात है, कुछ कार्यकर्ता हेडगेवार जी से मिलने गए तो कहा जेल भरो आंदोलन है। तो कहा भाई ये आपकी मर्जी है कि जाए नहीं, अपने घर को तो देखना चाहिए, अपने परिवार को देखना चाहिए। इस तरह से हेडगेवार ने अपने कार्यकर्ताओं को डिस्करेज किया कि जो गांधी जी का काल है उसमें शामिल न हो। 1942 में संघ ने 25 लाख की जो सेना खड़ी किया था अंग्रेजी हुकूमत ने, क्योंकि पूरी दुनिया में यहीं से सिपाही जा रहे थे, सैनिक जा रहे थे हिटलर के खिलाफ, तो उसमें बड़ी भूमिका थी आरएसएस की। कैंप लगा करके भर्ती करा रहे थे। तो आजादी के पहले तो देश के खिलाफ गद्दारी की, आजादी के बाद में देश तोड़ने का काम किया। डॉक्टर अंबेडकर उनके जीते जी अगर किसी ने पुतला जलाया, संविधान जलाए, तो 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने जलाया। आजादी के पहले गद्दारी किया था, आजादी के बाद में इस तरह का इन्होंने देश के प्रति विश्वासघात किया। और गोडसे जितने गांधी जी की हत्या किया है वो आरएसएस से था। तो आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है।
काश पटेल जी और जिंदा रहते तो मेरा ख्याल है कि न मोदी जी रहते न आरएसएस रहता, खत्म हो जाता, क्योंकि पटेल जी ने आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। नेहरू जी लिबरल थे इसलिए बच गए, और इसके अलावा इन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम तोड़ फोड़ और झगड़ा लगाना यही करते रहे। दो नेशन की थ्योरी देने वाले यही है, और 52 साल तक तिरंगा को, जो हमारा तिरंगा है उसको नहीं अपनाया इन्होंने। गोलवलकर ने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है दूसरे देशों से लेकर के। यूपी के अलग अलग जिलों में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। ये एक्शन खासतौर पर उन लोगों के खिलाफ हो रहा है जिन्होंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की या फिर जिनकी संपत्ति अवैध है। प्रशासन के इस एक्शन को लेकर एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसे लेकर एक पोस्ट भी किया है। हालांकि इस पोस्ट में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके सहारे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की याद जरूर दिला दी। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि उन राज्य सरकारें जवाब दें जो तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं और जुल्म करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि बरेली में हुए बवाल के बाद प्रशासन ने उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेते हुए बुलडोजर कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई के दौरान उन लोगों के घरों और दुकानों को ही निशाना बनाया गया था जिन्होंने उपद्रवियों का साथ देने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ संभल जिले में अवैध तरीके से बनाई गई एक मस्जिद और मैरिज हॉल को गिराने के लिए गुरुवार को बुलडोजर पहुंचे थे। कई थानों की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की सुरक्षा के बीच मैरिज हॉल को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों के अनुरोध के बाद उन्हें 4 दिन की मोहलत दी गई। मस्जिद के मालिक ने 4 दिन के भीतर अवैध ढांचे को खुद गिराने का वादा किया है। यूपी के संभल में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को बुलडोजर से हटाया जा रहा है। असमोली थाना क्षेत्र के गांव राया बुजुर्ग मस्जिद को ध्वस्त किया जाना है। संभल एसपी और डीएम इस तालाब वाली अवैध मस्जिद के पास पहुंच गए। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जिला प्रशासन की ओर से मस्जिद को हटाने की तैयारी कर ली गई है। आसपास का इलाका पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पूरे जनपद में लगातार अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है और हमने धारा 67 के अंतर्गत जो गाटा संख्या 691 है उसकी 2310 वर्ग मीटर लैंड जो तालाब की भूमि है जिसपे एक बहुत बड़ा मैरिज पैलेस बन रखा है, तो इसके ध्वस्तीकरण का आदेश तहसीलदार ने लगभग 1 महीने पहले दिया था। इसके बाद कहीं किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की गई, तो 30 दिन के बाद जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है आज के दिन की जा रही है। सर, कब से पूरा मामला चल रहा था? हमारे यहाँ निरंतर सारे मामले चल रहे हैं और इसको भी लगभग 4-5 महीने हो गए और इसकी पूरी सुनवाई की गई। सभी पक्ष आए कोर्ट के अंदर और उसके बाद जो तहसीलदार न्यायालय है उन्होंने जो आदेश दिया उसी के क्रम में ये कार्रवाई हो रही है। सर, क्या पूरा यहाँ पर बना हुआ है स्ट्रक्चर? क्या तो पूरा मैरिज पैलेस बना हुआ है 2310 वर्ग मीटर लैंड पर और इसके कारण पूरे गांव में जल भराव की स्थिति भी रहती है। ग्रामीण निरंतर शिकायत भी करते हैं क्योंकि अब तालाब पे ही कब्जा हो जाएगा तो फिर उसके बाद जल जाएगा कहाँ गांव का। सर, आपके पीछे बुलडोजर है, ये इससे तोड़ा जाएगा सर? हाँ बिल्कुल, जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है उसी के अनुसार इसका भी ध्वस्तीकरण किया जाएगा। सर, पुलिस फोर्स भी लगाई गई है? हाँ, पुलिस फोर्स भी है और यहाँ पे राजस्व की भी पूरी टीम है। सर, शांति व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाए गए? यहाँ पे पहले हमने एलआईयू की रिपोर्ट ली थी, उसके बाद में जो यहाँ के हमारे शहर मुफ्ती साहब हैं कारी साहब, उनसे भी हमारी बात हुई और तो सब लोग सहमत हैं कि यदि अवैध रूप से बना हुआ है तो उसको ध्वस्तीकरण होना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में 3 अक्टूबर को देश भर के सभी मुस्लिम समुदाय से अपनी दुकानें बंद रखने की अपील की। हिंदू त्योहार के कारण ये विरोध प्रदर्शन अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। हम मुस्लिम दुकानदारों से अपील करते हैं कि वे अपनी दुकानें बंद न करें और सामान्य रूप से व्यापार करें। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट का सेकेंड फेज के तहत ये अपील की थी कि 3 अक्टूबर को मुसलमान अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट सवेरे 8 बजे से 2 बजे तक इन प्रोटेस्ट बंद रखें। लेकिन चूंकि 3 अक्टूबर और इस पूरे वीक में हमारे हिंदू भाइयों के फेस्टिवल्स हैं,
लिहाजा उसका लिहाज रखते हुए पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी अपने इस बंद की कॉल को पोस्टपोन किया है टिल फर्दर अनाउंसमेंट। तो लिहाजा सभी मुसलमान दुकानदारों से अपील है कि 3 अक्टूबर को अपनी दुकानें ना बंद करें और अपना यूजुअल बिजनेस जारी रखें। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर जहां एक और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी ने मतदाता सूची की पवित्रता पर जोरदार बचाव किया है। उन्होंने कहा कि जो नाम गलत थे, मृत लोगों के नाम थे या दोहराव था, उन्हें सूची से हटा दिया गया है और अब की वोटर लिस्ट गंगा जल जैसी पवित्र बन चुकी है। एकदम विशुद्ध आया है। जो जिनका गलत नाम था, मरे हुए थे, दोहरा नाम था, सब कटा है। एकदम गंगा के जल ऐसा पवित्र वोटर लिस्ट आया है बन करके। और इस वाला इलेक्शन होगा, बहुत बढ़िया इलेक्शन होगा, जिसको कह सकते हैं हम लोग कि निष्पक्ष चुनाव हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने खुलासा किया है कि 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद यूपीए सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में थी, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। अब इस पर भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार कमजोर सरकार थी, पाकिस्तान के आगे घुटने टेकने वाली सरकार थी और चिदम्बरम साहब को बहुत दिन के बाद देश के प्रति प्रेम याद आया है। पार्टी के नेता राहुल गांधी हों, अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करें, तो स्वाभाविक है कांग्रेस के लोग भी इसी तरह की बात करेंगे। देखिए, चिदम्बरम साहब ने जो वक्तव्य दिया है, बड़ा लेट कर दी। वो गाना है न, हजूर आते आते बड़ी देर कर दी। काश उस समय उन्होंने कहा है कि भारत की मनमोहन सिंह की सरकार कमजोर सरकार थी, इच्छा शक्ति नहीं था। और वो इच्छा शक्ति इसलिए नहीं था कि पाकिस्तान को कांग्रेस वोट का टूल मानता है, और केवल वोट का, इसीलिए शाहबानो केस में भी घुटने टेका था। मुझे समझ में नहीं आता है, देश बड़ा है कि पार्टी बड़ी है कि वोट बड़ा है। एक अल्पमत की सरकार नहीं थी, लेकिन इच्छा शक्ति कमजोर थी, इच्छा शक्ति नहीं था। अगर उस समय नरेंद्र मोदी की सरकार होती तो आज पाकिस्तान के ऊपर जो कार्रवाई की गई आतंकी संगठन के ऊपर मोदी जी ने की ऑपरेशन सिंदूर के तहत, शायद उसी समय कार्रवाई मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होते, उसी समय कार्रवाई करते तो ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि एनडीए सरकार अगला चुनाव नहीं हारेगी। उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे बयानों से लोगों को 1990 से 2005 तक का शासन याद आ जाता है, जब उनके पिता का कार्यकाल उपमाओं का विषय बन गया था। नीतीश कुमार ने बिहार का कायाकल्प किया है। जब तक विपक्ष जमीनी सच्चाई नहीं मानेगा, जनता उन्हें महत्व नहीं देगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि तेजस्वी जी की समझ पर मैं सवाल तो नहीं खड़े करूंगा, एक दल के नेता हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसे शब्दों से परहेज करें। ये बैकफायर करते हैं, जब ऐसी बातें वो करते हैं, लोगों को 90 से 2005 का वो शासन याद आ जाता है, जहां जिस पौराणिक पात्र को लेकर के इतने वो उत्साहित दिख रहे हैं, ऐसी उपमाएं तो उनके पिता के कार्यकाल को दी जाती थी। आज तो लोकतंत्र का जो जादू है सर चढ़ कर बोल रहा है, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, संपन्न हो रहे हैं लोग, यहाँ फैक्ट्रियां खुल रही हैं, खेत लहलहा रहे हैं, भविष्य बिहार का उन्नत है, हम समृद्धि के नए सीढ़ियों को चढ़ने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार का कायाकल्प किया है। जब तक इस जमीनी सच्चाई को नहीं स्वीकार करेंगे, जनता उनको घास डालने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, महिलाएं तो बराबर नीतीश कुमार जी के साथ रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो पिछले 20 वर्षों में उनके
कल्याण के लिए, उनके सशक्तिकरण की दिशा में बड़े फैसले लिए। वो मील के पत्थर हैं। और जो बिहार की जमीनी सच्चाई है, एक बहुत बड़ी जीत एनडीए की होने जा रही है और इस जीत को सुनिश्चित करने में इस प्रदेश की महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान होगा। जिन योजनाओं की वो आलोचना कर रहे हैं और सत्ता में आने के बाद ये कहते हैं कि ये सारी योजनाएं वो बंद कर देंगे, तो ये ऐसा आत्मघाती बयान है उनका कि इसकी सजा तो जनता उनको दे देगी। लोगों ने बिहार का बदलाव देखा है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे 25 से 30 एक विकसित राज्य बने, ये लोगों का ऐसा मानना है। लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार जी ही बिहार को आगे की जो विकास की यात्रा है उसमें ले जाएंगे। पीओके में सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाए जाने से कम 12 नागरिकों की मौत हो गई। ये क्षेत्र हाल के सालों में सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहा है। ये प्रदर्शन सरकार की 38 प्रमुख मांगों को पूरा न करने के खिलाफ शुरू हुए थे, लेकिन अब इस सेना की मनमानी और अन्य अत्याचारों के खिलाफ व्यापक आंदोलन में बदल चुका है। गुरुवार को विरोध प्रदर्शन अपने तीसरे दिन में प्रवेश कर गया। ददियाल में प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच झड़प हुई, जबकि सरकार ने स्थिति को काबू में करने के लिए हजारों अतिरिक्त सैनिक तैनात किए। मुजफ्फराबाद के अलावा हिंसा रावलाकोट, नीलम घाटी और कोटली तक फैल गई। चौधरी अनवरुल हक और संसदीय मामलों के संघीय मंत्री तारिक फजल चौधरी ने बुधवार को संयुक्त अवाम एक्शन कमेटी को बातचीत के लिए आमंत्रित किया ताकि प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच शांति स्थापित किया जा सके। वही रिपोर्ट्स के अनुसार मुजफ्फराबाद में 5, धीरकोट में 5 और ददियाल में 2 प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा कम से कम 3 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं। 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रदर्शन जम्मू कश्मीर संयुक्त अवाम एक्शन कमेटी द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है और इसके कारण पूरी पीओके में जीवन ठहर सा गया है। इस आंदोलन का मुख्य कारण 12 विधानसभा सीटों को समाप्त करने की मांग है, जो पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित है। वही अन्य मांगों में कर में राहत, आटा और बिजली में सब्सिडी और विकास परियोजनाओं को पूरा करना शामिल है। भारत और रूस के रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन फिर भी व्लादिमीर पुतिन भारत की एक अहम अपील को नहीं मान सके। पाकिस्तान को JF-17 फाइटर जेट के लिए एक ख़ास इंजन की ज़रूरत है। ये फाइटर जेट चीन बनाता है, लेकिन वो इसके लिए रूस पर निर्भर है। भारत ने रूस से आग्रह किया था कि वो उस ख़ास इंजन की सप्लाई पाकिस्तान को ना करे, जिसका इस्तेमाल JF-17 फाइटर जेट में होना है, लेकिन रूस ने उसकी अपील नहीं मानी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने रूस से लंबे समय तक आग्रह किया है कि वो पाकिस्तान को सीधे तौर पर इंजन न बेचे, लेकिन उसने भारत की अपील को किनारे कर दिया है। रूस अब पाकिस्तान को इंजन बेचने के फैसले पर टिक गया है। पाक वायुसेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए चीन का सहारा लेती है। उसके अधिकतर हथियार और फाइटर जेट चीन की मदद से तैयार हो रहे हैं। चीन के बाद अब रूस भी फाइटर जेट के मामले में उससे खेमे में जाता दिख रहा है। रूस एक तरफ भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने की कोशिश करता रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी हाथ मिला रहा है। पुतिन ने भारत की अपील को न मानकर यह संकेत दिया है कि वे डबल गेम खेल रहे हैं। JF-17 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, वही अब वह ब्लॉक 3 को बनाने की कोशिश में है। उसके पास ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 पहले से ही है, लेकिन इन्हें कम ताकतवर माना जाता है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।